जय हिंद साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, जी का मान पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यानी कि जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है भूमध्य रेखा को, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि पृथ्वी तल पर नीचे और ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो हमेशा घटता है। पृथ्वी तल पर अगर नीचे जाए चाहे ऊपर जाए तो जी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, इसलिए किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जैसे किस वस्तु को बाहर ले जाते हैं तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। ध्यान रखना, जबकि द्रव्यमान दोनों स्थानों पर समान रहता है, चाहे भूमध्य रेखा हो और चाहे ध्रुवों पर, लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब अगला है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पूछा जाता है दोस्तों कि जी का मान जो है किस पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और जी का मान दोस्तों भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के अगर अलग अलग स्थानों पर ज्ञात करेंगे तो अलग अलग मान आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, G/6 होता है। यानी कि पृथ्वी तल पर से अगर चंद्रमा पर जाया जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी का 1/6 गुना हो जाता है। क्या होता है, एक G/6। ध्यान रखना, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, G/6 होता है, यानी कि 1/6 होता है गुना। ध्यान रखना, किसका, गुरुत्वीय त्वरण का, चंद्रमा पर अगर पहुंच जाए। ध्यान रखना, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के प्रति घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी का मान बढ़ जाता है। ध्यान रखना, पूछेगा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी का मान बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगला है, पृथ्वी सतह के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पूछा जाता है पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कच्ची चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखना, उपग्रह की चाल लगभग कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, तथा परिक्रमण काल कितना होता है, 8 मिनट होता है, सॉरी 84 मिनट। परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट। तो परिक्रमण काल होता है 84 मिनट, उपग्रह की चाल, ध्यान रखना एक बार पुनः समझो, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट होता है। तो परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट, और चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, पलायन वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग होता है जो पृथ्वी के यानी कि गुरुत्व क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल जाए और वापस पृथ्वी पर लौट करना है, वह पलायन वेग कहलाता है। ध्यान रखना, तो दोस्तों पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, अगला है, पृथ्वी तल के समीप गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी कण की गति या पिंड की गति एक समान त्वरित गति होती है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कैसी गति होती है, पृथ्वी तल के समीप गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए कोई पिंड गिर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक, या कण की गति कैसी होती है, एक समान त्वरित गति होती है। कैसी होती है, एक समान त्वरित गति होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैसी होती है, एक समान त्वरित गति होती है। अगला है, वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती है। पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हैं या कैसी गिरती हैं, तो समान त्वरण से गिरती हैं। ध्यान रखना, वर्षा की बूंदें हमेशा एक समान त्वरण से गिरती हैं।
उसमें वेग भी दिया रहता है। वो पूछा जाएगा वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हैं या कैसी गिरती हैं, तो वर्षा की बूंदें हमेशा ध्यान रखना एक समान त्वरण से गिरती हैं। वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती हैं, ध्यान रखना। समय वेग का ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, समय और वेग का ग्राफ ध्यान रखना, तो ये चाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन में समय होता है, तो समय और वेग का ग्राफ पूछे तो त्वरण को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, इसलिए त्वरण जो है समय वेग ग्राफ को प्रदर्शित करता है। अगला है एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा, शून्य होगा। जब कोई वस्तु समान वेग से चलती है तो दोस्तों उसका त्वरण हमेशा शून्य होता है, ध्यान रखना, जीरो। एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला है समय त्वरण ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, समय त्वरण किसको प्रदर्शित, चाल या वेग को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना। समय त्वरण ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, वेग या चाल को, ठीक। समय त्वरण ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, चाल को। ऑटोमोबाइल का स्पीडोमीटर क्या ज्ञात करता है, तो ऑटोमोबाइल का जो स्पीडोमीटर लगा होता है तो वो किसको मापता है, चाल को, तो ये होती है तात्कालिक चाल, ध्यान रखना, किसको मापता है, तात्कालिक चाल को मापता है। ऑटोमोबाइल का स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल को मापता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है एथिलीन, एथिलीन को एथीन बोला जाता है, इसका सूत्र अणु सूत्र होता है C2H4 के बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है। दोस्तों पूछा जाता है पॉलीथीन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो हमेशा एथिलीन के द्वारा बनाया जाता है पॉलीथीन, ध्यान रखना, किसके द्वारा, एथिलीन के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है, इसी को एथीन बोलते हैं, इसका सूत्र होता है C2H4, ध्यान रखना, बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। अगला है टेरिलीन, टेरिलीन को दोस्तों डेक्रॉन बोला जाता है, टेरिलीन को क्या बोला जाता है, डेक्रॉन। ये एथिलीन ग्लाइकाल या एथेन 1,2 डाइऑल के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। पूछा जाता है कि टेरिलीन, टेरिलीन को ड्रोकॉन बोला जाता है, तो इसको किससे बनाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल या इसी को बोला जाता है एथेन 1,2 डाइऑल के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6 एडिपिक अम्ल या हेक्सामेथिलीन डायमीन द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखना। नायलॉन 6,6 क्या होता है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखना, नायलॉन 6,6, तो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला बेकेलाइट, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO तथा फिनॉल द्वारा बनाया जाता है। बेकेलाइट कैसे प्राप्त होता है, तो फार्मेल्डिहाइड और फिनॉल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, बेकेलाइट किसके द्वारा बनाया जाता है, फार्मेल्डिहाइड HCHO और फिनॉल C6H5OH, ये फिनॉल का सूत्र होता है, C6H5OH द्वारा बनाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों बेकेलाइट किससे बनाया जाता है, तो फार्मेल्डिहाइड और फिनॉल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब अगला है आपका कह रहा है प्राकृतिक रबड़ किसके द्वारा गर्म करके बनाया जाता है, प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म करके वल्कीकरण किया जाता है, ऐसा पूछा जाता है दोस्तों। जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसके साथ गर्म करके वल्कीनीकरण किया जाता है, तो सल्फर, अक्सर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तो सल्फर, एस के साथ, ध्यान रखना, सल्फर के साथ, ठीक है। अगला है प्राकृतिक रबड़ का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक रबड़ का मुख्य स्रोत है हिविया ब्रेसिलिसिस का पौधा है, इससे निकलने वाले गाढ़े द्रव को लेटेक्स कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो ये पौधा है प्राकृतिक रबड़ का मुख्य स्रोत क्या है, हिविया ब्रेसिलिसिस का पौधा है, इससे निकलने वाले जो गाढ़ा द्रव निकलता है इस पौधे से, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। लेटेक्स पूछा गया क्या है, तो एक गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है, एक प्राकृतिक रबड़ का स्रोत, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला अब प्राकृतिक रबड़ को आइसोप्रीन कहते हैं, पूछा जाता है प्राकृतिक रबड़ को क्या कहते हैं, तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है, ध्यान रखना। प्राकृतिक रबड़ क्या है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन है, ध्यान रखना। प्राकृतिक रबड़ किसको कहते हैं, आइसोप्रीन को। अगला है पॉलीइमाइड को नायलॉन भी कहते हैं, जो पॉलीइमाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, नायलॉन भी बोलते हैं, पॉलीइमाइड को नायलॉन भी कहते हैं। अब नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, नायलॉन 6,10 हो, ये तीन होते हैं दोस्तों, इनको नायलॉन है, ये तीनों पॉलीइमाइड के अंतर्गत आते हैं। तो नायलॉन 6,6, नायलॉन 6
नायलॉन 610 होता है, ध्यान रखना। ये सब क्या है, पॉलीमाइड है। पूछा जाएगा कि नायलॉन 6 क्या है, तो पॉलीमाइड है। नायलॉन 6 क्या है, पॉलीमाइड है। नायलॉन 610 क्या है, पॉलीमाइड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, अगला देखिएगा, कह रहा है वेकेलाइट को फिनोल फार्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। जो वेकेलाइट होता है साथियों, तो वेकेलाइट को फिनोल फार्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। वेकेलाइट को फिनोल फार्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। वेकेलाइट को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम फिनोल फार्मेल्डिहाइड रेजिन। नवोलेक का उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। नारोलेक, जो नारोलेक के नाम से पेंट आता है ना, तो नवोलेक का उपयोग किस बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में। ध्यान रखना, नवोलेक का उपयोग किस में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है। नेरोलेक के नाम से पेंट आता है, तो उसी में क्या होता है, ये नवोलेक होता है, ध्यान रखना। नवोलेक पेंट बनाने का काम आता है। अगला है, अगला है पॉलिस्टर एक संघनन बहुलक है। पॉलिस्टर क्या है, एक संघनन बहुलक, ध्यान रखना। पॉलिस्टर क्या है, एक संघनन बहुलक है। टेरिलीन ड्रेक्रॉन एक पॉलिस्टर है, ध्यान रखना। तो पॉलिस्टर क्या है, एक संघनन बहुलक होता है। इसमें पॉलिस्टर में क्या आता है, टेरिलीन। टेरिलीन को क्या बोला जाता है, डेक्रोन बोला जाता है। एक पॉलिस्टर है, ध्यान रखना। क्या है, एक पॉलिस्टर है। तो टेरिलीन क्या है, एक पॉलिस्टर है, और टेरिलीन को ही डेक्रोन बोला जाता है। ये दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ध्यान रखना। अगला है, टेफ्लॉन को पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं। तो जो टेफ्लॉन होता है उसको पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन को पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में, ठीक है, बिना चिपकने वाला नॉन स्टिक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना। तो टेफ्लॉन का उपयोग किस में किया जाता है, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उसमें पॉलिश की जाती है, तो वो चिपकता नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ उसमें चिपकती नहीं है, तो उसका कारण है, पूछा जाता है, खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाला नॉन स्टिक क्या है, तो है टेफ्लॉन होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन। इसी को बोला जाता है, सॉरी, पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं इस टेफ्लॉन को, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद। अगला है, सेलुलोज प्रोटीन स्टार्च प्राकृतिक रबड़ न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए में आते हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक, ध्यान रखना। प्राकृतिक बहुलक पूछा जाता है तो सेलुलोज प्राकृत है, प्रोटीन है, स्टार्च है, प्राकृतिक रबड़, न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए डीएनए, ये सभी क्या है, प्राकृतिक बहुलक हैं। नायलॉन, बेकेलाइट, संश्लेषित रबड़, ड्रेकॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरेन, ये सब क्या संश्लेषित बहुलक हैं, ध्यान रखना। नायलॉन, बेकेलाइट, संश्लेषित रबड़, डेक्रॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी क्या संश्लेषित बहुलक हैं। ठीक है, अगला है सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज डाइएसिटेट, वल्नीकृत रबड़ अर्ध संश्लेषित बहुलक है। अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन कौन है, सेलुलोज नाइट्रेट लगा होगा इसके साथ में, और सेलुलोज डाइएसिटेट है, और वल्नीकृत रबड़, ये सभी क्या है, अर्ध संश्लेषित रबड़ बहुलक, ध्यान रखना। अर्ध संश्लेषित बहुलक हैं। अब नोट, मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित कृत्रिम बहुलक कौन सा है, नायलॉन। पूछा जाता है मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित बहुलक कौन है, तो ये नायलॉन है। इसको कृत्रिम बहुलक बोला जाता है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है मानव द्वारा कृत्रिम बहुलक कौन है, तो नायलॉन, ध्यान रखना, नायलॉन है। अगला है प्रत्यास्थ बहुलक क्या है, तो ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों प्रत्यास्थ बहुलक हैं। ब्यूना एस और ब्यूना एन, इनको बोला जाता है ये प्रत्यास्थ बहुलक है। प्रत्यास्थ बहुलक पूछा जाए तो ब्यूना एस और ब्यूना एन है। अगला है नायलॉन 66, नायलॉन 66 पॉलिस्टर डेक्रॉन रेशेदार धागेदार बहुलक है, ध्यान रखना। नायलॉन 66 पॉलिस्टर डेक्रॉन रेशेदार बहुलक है। कैसे है, रेशेदार बहुलक है, ध्यान रखना। कैसे है, रेशेदार। अगला है थार्मोप्लास्टिक, थार्मोप्लास्टिक को बोला जाता है ताप सुघट्ट, ध्यान रखना। थार्मोप्लास्टिक को बोला जाता है ताप सुघट्ट बहुलक। इसमें कौन कौन से आते हैं थार्मोप्लास्टिक में, तो पॉलीथीन आता है, पॉलीस्टाइरीन आता है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को शॉर्ट में बोला जाता है PTFE, PTFE, ध्यान रखना। और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड को बोला जाता है PVC। ये सभी क्या है, थार्मोप्लास्टिक है, इन्हीं को बोला जाता है ताप सुघट्ट बहुलक, ध्यान रखना। कौन कौन है ताप सुघट्ट में, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन,
पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, ध्यान रखना। अगला है अब थार्मोसेटिंग प्लास्टिक। थार्मोसेटिंग को क्या बोला जाता है? ताप दृढ़ बहुलक, ध्यान रखना। थार्मोसेटिंग बहुलक क्या होते हैं? यानी कि इनको बोलते हैं ताप दृढ़ बहुलक। तो बैकेलाइट, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड, रेजिन। बैकेलाइट, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड, रेजिन एक ही है। और मेलामाइन, ये दोनों कैसे हैं? थार्मोसेटिंग बहुलक हैं। कौन कौन से? बैकेलाइट, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड, रेजिन और मेलामाइन, तीनों कैसे हैं? थार्मोसेटिंग बहुलक हैं, ध्यान रखना। इनको ताप दृढ़ बोला जाता है। तो थार्मोसेटिंग बहुलक में कौन आता है? बैकेलाइट, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड, रेजिन और मेलामाइन। अब अगला ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, बुलेट प्रूफ वेस्ट के निर्माण केवलार, ध्यान रखना। बुलेट प्रूफ वेस्ट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो केवलार। केवलार इसी को बोला जाता है नायलॉन बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। बुलेट प्रूफ वेस्ट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? किस बहुलक का? तो ये है केवलार। किसका प्रयोग किया जाता है? केवलार का, ध्यान रखना। अगला है लेक्सेन या पॉलीकार्बोनेट पॉलिस्टर का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़कियों, सुरक्षा, हेलमेट के निर्माण किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है दोस्तों, या हेलमेट बनाया जाता है सुरक्षा के लिए, वो इसी से बनते हैं। और बुलेट प्रूफ खिड़कियां भी बनाई जाती हैं। तो लेक्सेन बोला जाता है इसको, लेक्सेन, या इसी को बोला जाता है पॉलीकार्बोनेट पॉलिस्टर का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ध्यान रखना। और हेलमेट सुरक्षा वाले, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनको तैयार करिए, परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है।